हेलो दोस्तों, एग्जाम ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीके की। तो जीके के क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। तो ये वो क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके रेलवे के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूरी वीडियो देखना और आप खुद भी करने की कोशिश करना कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला है हमारा क्वेश्चन कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो हमको ये देखना है। तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन आपका एंटोमोकोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, बर्डोलॉजी और हर्पेटोलॉजी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी ये पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। हम बात करेंगे जैसे यहाँ पे हर्पेटोलॉजी है, अगर इसका क्वेश्चन आता है तो हर्पेटोलॉजी क्या होता है आपका दोस्तों? ये होता है आपके सरीसृप के अध्ययन को कहा जाता है। हर्पेटोलॉजी सरीसृप के स्टडी को, अगर सरीसृप की स्टडी करना चाहें तो यह हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत होती है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन आता है, अगर इसका भी क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे एंटोमोकोलॉजी, एंटोमोकोलॉजी इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों इसके अंतर्गत किया जाता है कीटों का अध्ययन। इसके अंतर्गत हम कीटों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद जैसे एक क्वेश्चन बनता है आपका बर्डोलॉजी। अगर बर्डोलॉजी का पूछ लिया जाता है तो दोस्तों ये भी एक ऑर्निथोलॉजी की एक ब्रांच ही होती है, लेकिन ऑर्निथोलॉजी में हम सिर्फ पक्षियों का अध्ययन करते हैं। लेकिन अगर बर्डोलॉजी की पूछा जाए तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ किसका अध्ययन करते हैं? जैसे अगर मानो कोई पक्षी है, पैगन हो गया या पैरट हो गया, तो उसके एक सेगमेंट का अध्ययन करते हैं। तो इसका जो आंसर होता है बायोलॉजी का, इसका आंसर होता है पैक ऑफ बर्ड। कोई भी बर्ड ले लो आप, पैरट ले लो, पैगन ले लो, कोई सब ले लो, तो उसका अध्ययन हम बर्डोलॉजी में करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑर्निथोलॉजी। चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे। इनके समय में हमारा देश आजाद हुआ था। अगर आपसे पूछ ले यहाँ पे कि बताइए मुझे कि जैसे आपसे पूछ लेता क्वेश्चन कि बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन था, तो अगर बंगाल का फर्स्ट गवर्नर आपसे पूछ लिया जाता है तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आपका? बंगाल का जो फर्स्ट गवर्नर था आपका था वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद जैसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जैसे बताइए मुझे भारत का पहला गवर्नर कौन था। तो भारत का पहला गवर्नर अगर आपसे पूछ ले तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आपका? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसके बाद जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि बताइए कि भारत में टोटल गवर्नर कितने थे, तो देखिए दोस्तों अगर भारत में टोटल गवर्नर पूछे तो भारत में टोटल गवर्नर थे आपके 45 + 1, 45 तो थे। ये थे दोस्तों आपके अंग्रेज। भारत में जो 45 गवर्नर थे ये थे अंग्रेज। एक था सिर्फ हमारा, कौन था? इंडियन था। और ये अपने भारत का पहला और अंतिम गवर्नर था, जिसका नाम था श्री राज गोपालाचार्य। श्री राज गोपालाचार्य ये था हमारे भारत का पहला, और यही हमारा फर्स्ट था, और यही हमारा अंतिम गवर्नर जनरल था अगर भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो दोस्तों इसके क्वेश्चन का आंसर आपका स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका आंसर आएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर आपसे पूछ ले कि बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन था, तो बंगाल का फर्स्ट गवर्नर था आपका वारेन हेस्टिंग्स। और आपसे अगर पूछ ले कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और अगर आपसे पूछ ले कि इंडिया में टोटल गवर्नर कितने थे, इंडिया में जो टोटल गवर्नर थे आपके, टोटल गवर्नर कितने थे आपके? टोटल गवर्नर थे आपके 46, जिनमें से 45 तो अंग्रेज थे और एक था आपका इंडियन श्री राज गोपालाचार्य। और यही हमारा क्या था? फर्स्ट और अंतिम गवर्नर जनरल था।
थर्ड क्वेश्चन है आपका, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है आपका रैतोंधी। आप सबको पता है रैतोंधी में क्या होता है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें रात में धुंधला दिखाई देता है, रात में धुंधला दिखाई देता है। और इसमें आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रैतोंधी किसके कारण होता है? तो दोस्तों रैतोंधी होता है कुपोषण के कारण। और अगला क्वेश्चन इसमें ये भी पूछ सकता है कि बताइए रैतोंधी कहाँ ज्यादातर मिलता है? तो रैतोंधी चावल वाले क्षेत्रों में मिलता है, चावल वाले क्षेत्रों में। चावल वाले क्षेत्रों से मेरा मतलब क्या है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ चावल की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है और वहाँ के लोग सिर्फ चावल ही चावल खाते हैं, तो उनको और अन्य पोषक पदार्थ नहीं मिलते, तो इसलिए रैतोंधी वहाँ के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। और एक क्वेश्चन और इसमें इम्पोर्टेंट बनता है कि रैतोंधी में आँख का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है रैतोंधी में सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा होता है? रेटिना। रेटिना आंख का पार्ट है जो कि रैतोंधी में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जैसे अगर हम बात करें एनीमिया, तो एनीमिया किसकी वजह से होता है? एनीमिया होता है खून की कमी से होता है। एनीमिया ये होता है आपका खून की कमी से। और एनीमिया में क्या होता है? एनीमिया में आरबीसी कम होती है, कम हो जाती है। और जैसे एक क्वेश्चन बनता है आपके कि डेंगू के बारे में आप सब लोग जानते हैं डेंगू क्या होता है? डेंगू में क्या होता है दोस्तों? तो अगर हम डेंगू की बात करें तो डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। याद रखना एनीमिया में तो आरबीसी कम होती है और डेंगू में प्लेटलेट्स कम होती है। अगर हम बात करें जैसे यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस क्या है? ये टीबी से संबंधित है, टीबी से संबंधित बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस। टीबी से संबंधित बीमारी है। इसमें क्या होता है? इसमें जैसे हमारे शरीर में जो सेल्स होती हैं वो सारी सेल्स मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं, और ट्यूबरक्लोसिस टीबी में जो उत्तक होती है उनमें क्या पड़ जाते हैं? आपके पस मतलब मवाद। यही क्या होती है? आपकी टीबी होती है। शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका माइक्रोचिप। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम होता है माइक्रोचिप। और माइक्रोचिप किसकी बनी होती है? माइक्रोचिप बनी होती है सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर की बनी होती है। और सेमीकंडक्टर बेसिकली किससे मिलकर बना होता है? सिलिकॉन। सेमीकंडक्टर सिलिकॉन से मिलकर बना होता है। और इसमें सिलिकॉन से संबंधित दो क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे पहला पूछ लेते हैं कि विश्व की सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो विश्व की सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका सैन फ्रांसिस्को। और ये सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? ये है आपके कैलिफोर्निया में। और इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि इंडिया की सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो अगर इंडिया की सिलिकॉन वैली पूछता है तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सब लोग जानते हो इंडिया की सिलिकॉन वैली कहाँ है, किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। ठीक है दोस्तों, इसमें जैसे एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, जैसे मदरबोर्ड। अगर मदरबोर्ड की हम बात करें तो मदरबोर्ड से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बनता है? तो मदरबोर्ड को जो सबसे पहले किस कंपनी ने बनाया था? तो मदरबोर्ड को सबसे पहले बनाया था दोस्तों IBM ने बनाया था। और कहाँ बनाया था इसको? और IBM ने बनाया था। और कब बनाया था इसको? 1981 में। 1981 में IBM ने ही सबसे पहले मदरबोर्ड बनाया था। और मदरबोर्ड के अलावा आपके कंप्यूटर में एक पार्ट और होता है, शायद आपने उसका नाम सुना होगा, सिस्टर बोर्ड।
कई लोगों ने ये सिस्टर बोर्ड आज पहली बार सुन रहे हैं। तो सिस्टर बोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड में जो अपार्टस लगाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर बोर्ड बोलते हैं। अगर हम बात करें जैसे सीपीयू, सीपीयू से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, तो सीपीयू से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो देखिए सीपीयू क्या होता है, सीपीयू होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट होता है। और इसमें जैसे आपसे पूछा जाए कि सीपीयू की इन्वेंटर कौन था, इसकी खोज किसने की थी, तो सीपीयू की जो खोज की थी, सीपीयू की खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी फ्रेडरिक फैगिन ने, फ्रेडरिक फैगिन ने सीपीयू की खोज की थी। और सीपीयू की खोज कब की थी इसकी, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1971 में। और फ्रेडरिक फैगिन ने सीपीयू की खोज की थी। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि सीपीयू की खोज सबसे पहले किस कंपनी ने की थी, तो इसका आंसर होगा आपका इंटेल। इंटेल ने ही सबसे पहले सीपीयू की खोज की थी। तो उम्मीद है दोस्तों इसी एक क्वेश्चन में आपके कई क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इस अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं कि इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक कौन सा तत्व है, तो दूसरा पूछा है आपसे, पहला नहीं पूछा। पहला तो आप सब लोग जानते हो कि पहला तो क्या होगा, हाइड्रोजन होता है। और दूसरा क्या आएगा आपका, दूसरा दोस्तों होता है हीलियम, ये है आपका। तो दूसरा तो क्या है आपका हीलियम है। अगर हाइड्रोजन ये इसका पूछता तो ये क्या होता है आपका फर्स्ट होता। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब इसमें भी देखो कई क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन ये बनता है कि अगर पृथ्वी को हम निचोड़े, मतलब पृथ्वी को अगर हम निचोड़े तो सबसे ज्यादा कौन सा तत्व आएगा, तो आता है आपका आयरन। पृथ्वी को अगर निचोड़े या पृथ्वी के अंदर जो सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है वो होता है आपका आयरन होता है। और दूसरा इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे ये आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के आवरण पर सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो पृथ्वी के आयरन पर सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है आपका कौन सा पाया जाता है, आपका सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है आपका O2 ऑक्सीजन। पृथ्वी के आयरन पर सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है आपका O2 ऑक्सीजन पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछें कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, तो दोस्तों वायुमंडल पाया जाता है N2 नाइट्रोजन। तो वायुमंडल पाया जाता है N2, पृथ्वी के आयरन पर पाया जाता है, पृथ्वी के आवरण पर पाया जाता है ऑक्सीजन, और पृथ्वी के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है आयरन। और अगर ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पर पूछा आपसे दूसरा, तो सेकंड नंबर का पाया जाता है आपका हीलियम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल योगा डे किस दिन बनाया जाता है, तो इंटरनेशनल योगा डे किस दिन बनाया जाता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन सबको आता होगा। तो ये बनाया जाता है आपका 21 जून को। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे बनाया जाता है। अब इसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि जैसे अगर हमसे पूछें कि 2019 में इंटरनेशनल योगा डे कौन सा था, तो 2019 में खुद 5वां इंटरनेशनल योगा डे बनाया था। और इसमें भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे 2019 में जो 5वां इंटरनेशनल योगा डे बनाया गया था उस समय मोदी जी कहाँ थे, तो मोदी जी उस समय कहाँ थे, रांची झारखंड में थे, रांची झारखंड में थे। ठीक है दोस्तों। और 2020 में कौन सा इंटरनेशनल योगा डे बनाया गया हमारा, छठे नंबर का, छठा इंटरनेशनल योगा डे बनाया गया है 2019 में 5वां। अब इसमें भी एक क्वेश्चन बना आता है आपका, जैसे 21 सितंबर की अगर हम बात करें, तो 21 सितंबर की अगर हम बात करें कि 21 सितंबर को यूएनए 21 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 21 सितंबर को यूएनए इसे पीस ऑफ डे के रूप में मनाया जाता है, मतलब शांति दिवस के रूप में 21 सितंबर को यूएनए इस दिन मनाया जाता है, शांति दिवस। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से एथिल अल्कोहल किससे प्राप्त होती है, तो निम्न में से एथिल अल्कोहल किससे प्राप्त होती है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका गन्ना, जिसे हम शुगर भी कहते हैं, गन्ना। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि एथिल अल्कोहल, जो एथिल अल्कोहल है इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो एथिल अल्कोहल को किस नाम से जाना जाता है, तो एथिल अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, एथेनॉल बोलते हैं,
या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एथेनॉल का दूसरा नाम क्या है, या एथेनॉल को किस नाम से जाना जाता है, तो एथिल एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। इसका यूज क्या होता है, अगर यूज पूछे इसका तो यूज क्या होता है, तो दोस्तों इसका यूज होता है यूज फॉर बायोडीजल। यूज फॉर बायोडीजल, बायोडीजल में एथेनॉल का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खो खो के खेल में प्रत्येक टीम के, खो खो के खेल में ये आपका प्रत्येक लिखा हुआ है, खो खो के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका 9। खो खो के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं आपके 9। अब देखो जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपके सिर्फ खो खो का ही आएगा, एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं स्पोर्ट्स से संबंधित, और स्पोर्ट्स से संबंधित हमेशा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो देखो हम कुछ स्पेशल स्पोर्ट्स की बात करते हैं जिसमें हम स्पोर्ट्स में कितने कितने खिलाड़ी हैं होते हैं उसकी बात करते हैं। तो जैसे सबसे पहला आता है आपका हॉकी। तो दोस्तों हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में होते हैं आपके 11 खिलाड़ी। दूसरा अगर हम बात करें जैसे फुटबॉल, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो फुटबॉल में होते हैं आपके 11, हॉकी में भी 11 और फुटबॉल में भी 11। और तीसरा अगर हम जैसे बात करें बेसबॉल, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो दोस्तों बेसबॉल में होते हैं आपके 9 खिलाड़ी। चौथा अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो जैसे रग्बी, अगर हम रग्बी की बात करें, रग्बी जो कि शाहरुख खान बहुत ज़्यादा खेलता है, कई पिक्चरों में शाहरुख खान को खेलता दिखाया गया है रग्बी। तो रग्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं आपके 15 खिलाड़ी होते हैं। वैसे मार धाड़ का गेम है, ज़्यादा खिलाड़ी होंगे तो भी मज़ा आता है। अगला क्वेश्चन है और अगला स्पोर्ट्स आता है जैसे आपका पोलो। पोलो इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, 4 खिलाड़ी होते हैं। संतलत के जो संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलते ही मारा गया था। छठा आता है जैसे आपका आइस हॉकी। आइस हॉकी की अगर बात करें तो आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं आपके, आइस हॉकी में होते हैं 6 खिलाड़ी। सातवां अगर हम स्पोर्ट्स लेते हैं तो सातवां अगर हम बात करें बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो दोस्तों बास्केटबॉल में होते हैं आपके 5 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे अगला स्पोर्ट्स हम लेते हैं 8वां स्पोर्ट्स कबड्डी, जो कि इस समय इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित गेम है, टीवी पे प्रसारण होता है इसका, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज गेम से जुड़े हुए हैं। तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। और जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नवा स्पोर्ट्स ले लेते हैं हम, जैसे वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं आपके 6 खिलाड़ी होते हैं। और 10वां जैसे स्पोर्ट्स ले लेता हूँ स्क्वैश। अगर स्क्वैश का पूछा जाए कि स्क्वैश में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो स्क्वैश में सिर्फ एक खिलाड़ी होता है, दोनों खिलाड़ी अपोजिट होते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स थे। खो खो के खेल में 9 खिलाड़ी, हॉकी में 11, फुटबॉल में 11, बेसबॉल में 9, रग्बी में 15, पोलो में 4, आइस हॉकी में 6, बास्केटबॉल में 5, कबड्डी में 7, वॉलीबॉल में 6 और स्क्वैश में 1 खिलाड़ी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो दोस्तों इसका आंसर होता है आपका महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में कहाँ पे, औरंगाबाद में। औरंगाबाद में अजंता और एलोरा की गुफाएं पाई जाती हैं। अब इसमें भी कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे अजंता, अगर हम बेसिकली बात करें जैसे अजंता के, तो अजंता में स्पेशल किसकी मूर्तियां मिलती हैं, तो इसमें मिलती हैं बुद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां मिलती हैं इसमें। और अजंता के बाद अगर हम बात करें जैसे एलोरा की गुफाएं, तो जो एलोरा की जो गुफाएं हैं इसमें किसकी मूर्तियां मिलेंगी आपकी, तो दोस्तों एलोरा में आपके बुद्ध, जैन, ये बुद्ध ये गलत लिख दिया, बुद्ध जैन प्लस हिंदू धर्म से संबंधित इसमें मूर्तियां मिलती हैं एलोरा की गुफाएं में। और इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि जैसे अजंता के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि अजंता को 1983 में यूनेस्को
के द्वारा यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अजंता को 1983 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है और अजंता में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां मिली हैं और एलोरा में बुद्ध, जैन और हिंदू तीनों से संबंधित, और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। अगला क्वेश्चन, राइटर्स जो कि एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो राइटर्स जो कि एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका मुख्यालय है आपका यूके में। तो इसका मुख्यालय यूके में, और यूके में भी कहाँ पर है ये? यूके में भी लंदन में इसका मुख्यालय है। अब इसके बाद इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जरूर नहीं कि सिर्फ राइटर से पूछे। जैसे अगर आपसे पूछ लें कि भारत की प्रमुख समाचार एजेंसी कौन सी है, तो भारत की प्रमुख समाचार एजेंसी है पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और जैसे अगर आपसे पूछ ले अंतारा कहाँ की समाचार एजेंसी है, तो दोस्तों अंतारा है आपकी इंडोनेशिया की। इसके बाद जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें इतरतास कहाँ की समाचार एजेंसी है दोस्तों, तो इतरतास है आपकी रूस की। और जैसे अगला क्वेश्चन पूछ ले, इसमें और भी पूछ सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि अंशा कहाँ की समाचार एजेंसी है, तो दोस्तों अंशा है आपकी इटली की। अंशा इटली की, इतरतास रूस की होती है, अंतारा इंडोनेशिया की, राइटर्स लंदन की। और जैसे एक और समाचार एजेंसी है जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एसोसिएटेड प्रेस, ये कहाँ की समाचार एजेंसी है, तो दोस्तों ये है आपके यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पद्मश्री से सम्मानित होने वाले खिलाड़ी थे आपके बलबीर सिंह सीनियर, ये इसका आंसर है बलबीर सिंह सीनियर। और इसी के ऊपर एक और बहुत क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन आता है, जो बलबीर सिंह सीनियर है ये हॉकी खिलाड़ी के साथ साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, हॉकी खिलाड़ी के साथ साथ सबसे पहले स्पोर्ट्स पर्सन थे। मतलब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर, या फिर पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले स्पोर्ट्स पर्सन कौन थे? तो इसका आंसर भी क्या होगा आपका? बलबीर सिंह सीनियर होगा। और इनको ये अवार्ड कब मिला था? तो इनको ये अवार्ड मिला था 1957 में। अगर जैसे हम बात करें मिल्खा सिंह, जो कि प्रसिद्ध धावक थे, इनके ऊपर पिक्चर भी आई हुई है, फिल्म बनी थी इनके ऊपर। तो इनको पद्मश्री का अवार्ड कब मिला था? इससे जस्ट 2 साल बाद 1959 में। तो मिल्खा सिंह को पद्मश्री अवार्ड मिला था 1959 में, और 1957 में सबसे पहला अवार्ड बलबीर सिंह सीनियर को मिला था, जो कि हॉकी खिलाड़ी थे और सबसे पहले इंडिया के स्पोर्ट्स पर्सन भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते कर सकते हो आप। इसका आंसर आएगा आपका विक्रम साराभाई। अब विक्रम साराभाई इन्हीं के नाम पर स्पेस सेंटर भी है, कहाँ पर है? बेंगलुरु में। और इन्हीं के प्रयासों से इसरो की नींव पड़ी थी, और इसरो की नींव कब पड़ी थी? 15 अगस्त 1969 में।
15 अगस्त 1969 में इसरो की नींव पड़ी थी। अब इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि इसरो ने अपना पहला उपग्रह कौन सा छोड़ा था, तो इसरो का जो फर्स्ट उपग्रह था, इसरो का अगर हम बात करें जैसे फर्स्ट उपग्रह कौन सा था इसका, इसरो का फर्स्ट उपग्रह था आर्यभट्ट। इसरो का फर्स्ट उपग्रह था आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट कब छोड़ा था ये 1975 में छोड़ा था। और किसकी सहायता छोड़ा था, रूस के सहायता से। तो देखो दोस्तों, ये था अपने इंडिया का पहला उपग्रह था जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था और जिसका नाम था आर्यभट्ट। लेकिन ये रूस की सहायता से छोड़ा गया था, मतलब विदेशी सहायता से। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि पूर्णतया स्वदेशी उपग्रह, अगर आपसे पूछ रहे हैं पूर्णतः स्वदेशी उपग्रह कौन सा है, तो दोस्तों पूर्णतः स्वदेशी उपग्रह कौन सा है आपका, रोहिणी। इसमें किसी भी तरह की कोई विदेशी सहायता नहीं थी। और ये कब छोड़ा गया था, 1980 में। पूर्णतः इंडिया का उपग्रह था, 1980 में छोड़ा गया था। और विदेशी सहायता से जो पहला उपग्रह छोड़ा गया था आर्यभट्ट, और पूरी तरह से जो इंडियन उपग्रह था वो था रोहिणी 1980 में। और यहीं से आपके SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की सिलसिला शुरू हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर कौन थे। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर थे GV मालवणकर। GV मालवणकर। अगर इनके हम पूरा नाम देखें तो इनका पूरा नाम है आपका गणेश वासुदेव मालवणकर। गणेश वासुदेव मालवणकर इनका पूरा नाम है, जो कि अपने इंडिया में लोकसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर थे। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कौन है आपके, आप सब लोग जानते होंगे, वर्तमान में है ओम बिरला। ओम बिरला, जो कि कहाँ से आते हैं आपके, राजस्थान से। वर्तमान में स्पीकर कौन है, ओम बिरला है, लोकसभा के, राजस्थान से हैं। और फर्स्ट इंडिया के कौन थे, GV मालवणकर, गणेश वासुदेव मालवणकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो पहली भारतीय महिला कौन थी, ये थी कमलजीत सिंधु। ये पहली भारतीय महिला थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इन्होंने पहला जो एशियाई खेलों पहला गोल्ड मेडल कब जीता था, तो इन्होंने जीता था 1970 में। ये पहला क्वेश्चन इसके ऊपर। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये किस स्पोर्ट से संबंधित थी, तो 400 मीटर की रेस में जीता था इन्होंने, 400 मीटर की रेस में जीता था। और तीसरा क्वेश्चन जैसे इस पर बनता है कि कहाँ जीता था, बैंकॉक में। बैंकॉक में एशियाई खेल हुए थे जहाँ पे इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता था, कमलजीत सिंधु ने 400 मीटर की रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है। तो किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है, तो दोस्तों इसका आंसर आता है आपका बृहस्पति, जो कि ये बृहस्पति से भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगर हम बात करें जैसे इस चंद्रमा एक्चुअली होता क्या है, तो देखिए दोस्तों, चंद्रमा भी ये भी एक सैटेलाइट ही होता है। चंद्रमा भी अगर हम बात करें तो चंद्रमा भी क्या होता है, ये भी एक सैटेलाइट ही होता है। और हमारे पृथ्वी का सैटेलाइट कौन है, चंद्रमा। और ये कौन, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं हम नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट हमारे पृथ्वी का चंद्रमा। इसमें जैसे एक क्वेश्चन बनता है कि आज के समय में किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, तो दोस्तों शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। ये नासा की रिपोर्ट है, कई बुकों में शायद गलती दे रखा होगा, लेकिन शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, कितने हैं, 82। और उससे कम आता है आपके बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं, 79। और शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं 82। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है।
तो किस देश का बनाया जाता है? म्यांमार का। तो आंसर होगा आपका म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसका जो प्राचीन नाम अगर हम देखें तो प्राचीन नाम क्या है इसका दोस्तों? इसका प्राचीन नाम है वर्मा। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन बनता है कि यहीं पर मांडले जेल थी, मांडले जेल है। ये मांडले जेल की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमारे भारत के बाल गंगाधर तिलक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, क्योंकि मांडले जेल बाल गंगाधर तिलक से जुड़ा हुआ है। तो बाल गंगाधर तिलक को यहाँ पर 6 साल की सजा हुई थी, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मांडले जेल जो कि म्यांमार में है। अगर हम बात करें स्वतंत्रता दिवस की, तो देखो म्यांमार का किस लिए पूछा था क्वेश्चन ये? क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है। अगर हम बात करें जैसे पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस सबको पता है, हमारे देश से एक दिन पहले 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस आता है, बहुत ही कमीना देश है। और अगर हमसे पूछ लिया जाता है जैसे मलेशिया का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो मलेशिया का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? मलेशिया का मनाया जाता है 31 अगस्त को। और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे आपसे पूछ ले जैसे इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 17 अगस्त को। और क्वेश्चन जैसे पूछ ले आपसे श्रीलंका का पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है। तो श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? श्रीलंका का मनाया जाता है 4 फरवरी। और क्वेश्चन जैसे पूछ ले आपसे बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 26 मार्च को। तो उम्मीद है दोस्तों बांग्लादेश का 26 मार्च को, और इंडोनेशिया का 17 अगस्त को, मलेशिया का 31 अगस्त को, श्रीलंका का 4 फरवरी को, और म्यांमार का 4 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना बांध, तो इसका आंसर होगा आपका ग्रैंड अनिकट, कल्लानाई बांध भी बोला जाता है इसे, कल्लानाई बांध बोला जाता है। ये हमारे भारत का सबसे पुराना बांध है, लगभग 2000 वर्ष से पहले का बांध है। इसको बनाया किसने था? तो देखिए दोस्तों, चोल साम्राज्य में एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ था। उस राजा का नाम था करिकाल, बहुत ही प्रतापी राजा था, करिकाल था चोल साम्राज्य का। इसने ये बांध बनवाया था और इसी के नाम पर इस बांध का नाम रखा गया था कल्लानाई बांध। अगला क्वेश्चन, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके की स्थापना किसने की? तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, बहुत से बच्चों को तो ये दिक्कत आती है कि एक्चुअली में है क्या। अगर ये डीएमके ना दे तो आपको तो ये समझ नहीं आएगा कि है क्या। तो दोस्तों ये आप सब लोग जानते हैं, ये हमारे देश की राजनीतिक पार्टी है डीएमके, साउथ में, दक्षिणी भारत में। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना की थी CN अन्ना दुरई ने। CN अन्ना दुरई ने डीएमके की स्थापना की थी। और दक्षिण भारत की एक और फेमस राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम है AIADMK। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना की थी MG रामचंद्रन ने। इम्पोर्टेंट है, AIADMK की स्थापना MG रामचंद्रन ने की थी और DMK की स्थापना किसने की थी? CN अन्ना दुरई ने। अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर है 1913। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इन्हें नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? तो इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और अगर हम लाइफ टाइम की बात देखें
तो रविंद्रनाथ का जो लाइफ टाइम था वो था 1861 से 1941 के बीच का। 1861 में पैदा हुए थे, 1941 में इनकी डेथ हुई थी। मैं ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपसे क्या बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन है जिसने भारत की स्वतंत्रता नहीं देखी थी। अगर उसमें रविंद्रनाथ टैगोर अगर आपका ऑप्शन है तो आप इस पर टिक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारी आज की सीरीज खत्म हुई। नेक्स्ट सीरीज हम इसके बाद आपके सामने लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है कि आपको यहाँ पर कुछ सीखने को मिला, अच्छी आपकी प्रैक्टिस हुई, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।